Hello, kids. How are you? I hope you all are very well. So, guys, by the way, we are going to start our part 3 of chapter 12, Sound Class 9th. Okay, so welcome all of you to ईशु पढ़ाने वाली YouTube चैनल. आई होप आप सबने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और सारी की सारी वीडियोस को लाइक कर दिया होगा. ओके गाइस, अब हम पढ़ने जा रहे हैं एम्पलीट्यूड से. भैया हमने लास्ट क्लास में कहाँ से पढ़ा था? हमने लास्ट क्लास में एक बहुत अच्छी सी चीज पढ़ी थी. जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है उसका एक ही फॉर्मूला है इस पूरी की पूरी दुनिया में, दैट इज 1/टाइम. क्या फॉर्मूला होता है बच्चों फ्रीक्वेंसी का? 1/टाइम. क्लियर है? अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है? ये साउंड वेव है. ठीक है, ये क्या है? साउंड वेव. क्या आप डायरेक्शन देख पा रहे हो? देखो, साउंड वेव ऐसे ऐसे. क्लियर? ऐसे 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 ऐसे, ये साउंड वेव है. अब ये साउंड वेव ऐसे 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 जाए जा रही है, इसको हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं. नंबर ऑफ साइकिल ऑफ वेव्स आर नोन एज फ्रीक्वेंसी. नाउ अगर हम एम्पलीट्यूड की बात करें तो एम्पलीट्यूड का क्या मतलब होता है? अगर मैं आपकी साउंड वेव बनाऊं, ध्यान से देखना, ये देखो, ये देखिए गाइस, अगर मैं ऐसे साउंड वेव बनाऊं तो ये कितनी साइकिल्स बना रही है उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी. एम्पलीट्यूड का मतलब है यहां से और यहां क्रस्ट तक कितना डिस्टेंस है उसको हम एम्पलीट्यूड कहेंगे. यहां से ट्रफ तक कितना डिस्टेंस है उसको हम एम्पलीट्यूड कहेंगे. क्लियर? सो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है एक पार्टिकल का मीडियम के फ्रॉम द ओरिजिनल अनडिस्टर्ब पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव. एम्पलीट्यूड को हम ए से डिनोट करते हैं और एम्पलीट्यूड की एसआई यूनिट मीटर होती है. याद रखना, एम्पलीट्यूड की एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों? मीटर होती है. बिकॉज ये कुछ भी नहीं है, मैक्सिमम डिस्टेंस है एक पार्टिकल का. वेवलेंथ वॉज द डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रफ टू क्रस्ट और बिटवीन द ट्रफ एंड द क्रस्ट. लेकिन एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल. क्लियर? सो सिंस ये मैक्सिमम डिस्टेंस है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, तो इसकी यूनिट मीटर होगी. इसकी यूनिट क्या होगी गाइस? मीटर होगी. अब ये एम्पलीट्यूड है तो हम इसको ए से डिनोट करते हैं. ठीक है, अब ध्यान से सुनो, जो साउंड होता है उसके दो कैरेक्टरिस्टिक होती है. एक होता है पिच, एक होता है लाउडनेस, और एक होता है टिम्बर. टिम्बर का मतलब है क्वालिटी ऑफ द साउंड. अब हम पिच से पढ़ने जा रहे हैं और लाउडनेस से पढ़ने जा रहे हैं. क्लियर? कम देखो, व्हाट डू यू मीन बाय पिच? पिच का क्या मतलब होता है? आप लोग क्या समझते हैं पिच से? व्हाट डू यू मीन बाय पिच? क्लियर? पिच होता क्या है? पिच कुछ नहीं होता, पिच मेजर होता है फ्रीक्वेंसी का. एक साउंड की वेव कितनी जल्दी जल्दी हमारे तक पहुंच रही है उसको मैं पिच कहूंगी. अगर मैं वुमेन की बात करूं, जो वुमेन की साउंड होती है उसका पिच ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मैन साउंड. क्यों? क्योंकि जो वुमेन की साउंड होती है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है. फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है? उसकी वेव की मूव करने की साइकिल्स की स्पीड जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है. सो बेसिकली पिच भी फ्रीक्वेंसी से डिनोट की जाती है. सो पिच इज नथिंग बट द मेजर ऑफ द फ्रीक्वेंसी. पिच ऑफ द साउंड डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड. फ्रीक्वेंसी क्या थी? नंबर ऑफ साइकिल फॉर्म्ड बाय साउंड वेव. क्लियर? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी. अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो पिच बढ़ेगी. अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी, फ्रीक्वेंसी कम कैसे होती है? फ्रीक्वेंसी ज्यादा कैसे होती है? देख रहे हो, ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ये फ्रीक्वेंसी कम है. क्लियर? सो अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो पिच ज्यादा है, अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो पिच कम है. सो ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी, हायर इज द पिच, एंड लेसर द फ्रीक्वेंसी. यहां पे मैंने आगे लिखा ही नहीं है, टेक्स्ट नहीं आया बच्चों ये. एंड लेसर इज द फ्रीक्वेंसी, लेसर इज द पिच. क्लियर है? क्या
इतनी बात सबको समझ आ चुकी है? यस मैम। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है, एक बात बताओ बच्चों, किसकी वॉइस ज्यादा श्रिल होती है? श्रिल का मतलब ज्यादा पतली होती है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है किसकी वॉइस ज्यादा श्रिल है, मैन की या वुमेन की? तो सब बच्चे आंसर लिखेगी, वुमेन की वॉइस ज्यादा श्रिल होती है, ज्यादा पतली होती है एज कम्पेयर टू मैन। क्यों? क्योंकि वुमेन की वॉइस के अंदर पिच ज्यादा है, मतलब वुमेन की वॉइस के अंदर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। क्या ज्यादा है? फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। So high pitched sound has large number of compression and rarefaction fixed in a unit time. देखो अब साइंटिफिक लैंग्वेज में बोल दिया गया है, ये है तुम्हारे पास लो पिच साउंड, इसके अंदर लो कंप्रेशन है, लो कंप्रेशन, लो रेयरफेक्शन। दो ही तो रेयरफेक्शन है, दो ही तो कंप्रेशन है। और ये देखो, ये है आपके पास एक हाई पिच साउंड जिसके अंदर बहुत सारे कंप्रेशंस है और बहुत सारे रेयरफेक्शंस है। तो अगर एक वेव के अंदर बहुत सारे कंप्रेशन हो और बहुत सारे रेयरफेक्शन हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, मतलब उसकी पिच ज्यादा होती है। अगर एक वेव के अंदर बहुत कम कंप्रेशन हो और बहुत कम रेयरफेक्शन हो, इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम है एंड उसकी पिच भी कम है, उसकी पिच भी कम है। क्लियर गाइस? समझ आ गई इतनी बात? यस मैम, हमको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ आ रहा है। क्लियर? नाउ अब हम आते हैं लाउडनेस के टॉपिक पर। कौन से टॉपिक पर? लाउडनेस के टॉपिक पर। आप बोलोगे मैम आपकी वॉइस तो बहुत ज्यादा लाउड है, हमारे तो कान ही दर्द हो जाते हैं आपकी आवाज सुन सुन के, है ना? सो बेसिकली ये लाउडनेस होती क्या है? अब हमको पता है जो साउंड है वो एक वेव की फॉर्म में ट्रेवल करेगी। लाउडनेस और कुछ नहीं होता, मेजर ऑफ एम्पलीट्यूड होता है। इट इज नथिंग बट द मेजर ऑफ एम्पलीट्यूड। पिच वॉज द मेजर ऑफ फ्रीक्वेंसी। याद कर लो गाइस, पिच वॉज द मेजर ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड लाउडनेस इज द मेजर ऑफ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो लाउडनेस बढ़ेगी, एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा तो लाउडनेस भी कम हो जाएगी। तो एम्पलीट्यूड होता क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। अभी समझा कर आई थी, ये वेव ना सीधी होती है, देखो ऐसे सीधी होती है। अगर हम बात करें एम्पलीट्यूड की तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। इसको हम क्या कहते हैं गाइस? एम्पलीट्यूड। क्लियर? So the loudness depend on the amplitude of the sound wave. Loudness is the measure of the sound energy. Loudness sound energy का measure होता है। मेरे अंदर से कितनी sound energy निकल रही है वो loudness के equivalent है। So it is the measure of the sound energy reaching in our ear per second. जितना ज्यादा amplitude होगा एक sound wave का उतनी ही ज्यादा energy होगी। amplitude जितना ज्यादा है उतनी ही ज्यादा उसकी एनर्जी है, और जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी लाउडर साउंड है। तो अगर मेरी साउंड को लाउड होना है तो सबसे पहले एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी, साउंड लाउड हो जाएगी। लाउड साउंड के क्या क्राइटेरिया है? एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी एंड आपकी जो साउंड है वो लाउड हो जाएगी। सो इन शॉर्ट इट इज द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड होता है अगर एम्पलीट्यूड कम हुआ तो एनर्जी भी कम होगी और साउंड सॉफ्ट आएगी। साउंड कैसे आएगी गाइस? सॉफ्ट आएगी। साउंड कैसी आएगी? सॉफ्ट आएगी। एक मिनट, आपको डिस्टर्बेंस आ रही है ना? 1 मिनट वेट। नाउ इज इट क्लियर? आवाज सही है? ओके। देखो लाउडनेस को हम मेजर किससे करते हैं? डीबी से करते हैं। डीबी क्या होता है? डेसिबल। डीबी क्या होता है? डेसिबल। ये तुम्हारी एक वेव बना दी गई है जिसके अंदर लो पिच साउंड है एंड लो एम्पलीट्यूड है। ये हाई पिच साउंड है, एम्पलीट्यूड वाला पिच वाला, मतलब एम्पलीट्यूड में पिच वाली फिगर चिपक चुकी है। सो डोंट वरी फॉर दैट। आ जाओ, अब हम बात करते हैं क्वालिटी या फिर टिम्बर की। तो टिम्बर का मतलब ही है क्वालिटी ऑफ साउंड। टिम्बर का क्या मतलब है? क्वालिटी ऑफ साउंड। अगर हम बात करें टिम्बर की, द टिम्बर ऑफ द साउंड, जो साउंड का टिम्बर होता है, साउंड की क्वालिटी होती है,
वो डिपेंड करती है शेप ऑफ द साउंड वेव पर। ठीक है, आखिर शेप कैसी है साउंड वेव की, देखो इसकी शेप अलग है और इसकी शेप अलग है, समझ आ रहा है। सो बेसिकली क्वालिटी ऑफ साउंड डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द साउंड वेव एंड इट इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ म्यूजिकल साउंड। अगर साउंड बहुत ज्यादा म्यूजिकल आ रही है, इसका एक ही मतलब है उसकी शेप बहुत बढ़िया है। क्या बढ़िया है बच्चों? शेप बहुत बढ़िया है। तो बेसिकली क्वालिटी ऑफ साउंड डिस्टिंग्विश करने के अंदर हेल्प करती है दो साउंड की जिसकी सेम पिच हो या फिर सेम लाउडनेस हो। हम डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? शेप को देखकर। अगर हम बात करें क्या डिफरेंस होता है नोट में, टोन में और नॉइस में, तो भैया नोट हो, टोन हो या नॉइस हो, तीनों में आप फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट चिपकाओगे। पहले तो ये समझ लो, नोट हो, टोन हो या फिर नॉइस हो, तीनों में आप कौन सा कॉन्सेप्ट चिपका कर आओगे गाइस? आप कॉन्सेप्ट चिपकाओगे फ्रीक्वेंसी का। कौन सा कॉन्सेप्ट? फ्रीक्वेंसी का। क्लियर? देखो, अगर हम बात करें नोट की, तो नोट का क्या मतलब है? साउंड ऑफ द सिंगल फ्रीक्वेंसी। अगर एक ही फ्रीक्वेंसी की साउंड आ रही है तो उसको हम टोन बोलेंगे। नोट अभी हम बाद में पढ़ते हैं, सबसे पहले मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ? टोन। तो अगर आपकी फ्रीक्वेंसी एक ही टोन की है, अगर आपकी साउंड एक ही टोन की है, एक ही फ्रीक्वेंसी की है, तो उसको हम बोलते हैं वन टोन या फिर टोन। अगर बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज मिक्स हो रही है, बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज मिक्स हो रही है, तो उसको हम नोट कहते हैं। बच्चों आप नोट्स बनाते होगे, नोट्स बनाते हो ना? नोट्स में क्या एक पेज होता है? नो मैम, बहुत सारे पेजेस होते हैं। सिंस नोट्स में बहुत सारे पेजेस होते हैं, तो ये क्लियर है कि अगर हम नोट की बात करें तो नोट में भी बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज एक दूसरे से मिलती होगी। सो बस ये आपकी ट्रिक थी नोट को याद करने की और टोन को याद करने की। टोन कंसिस्ट ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी साउंड, whereas note consist of various frequency sound। अगर हम बात करें नॉइस की, तो नॉइस बहुत अनप्लीजेंट होती है सुनने में और म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है सुनने में, और म्यूजिक की क्वालिटी गुड होती है एज कंपेयर टू नॉइस। बच्चों अब आ जाओ, अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की। किसकी बात करने जा रहे हैं हम? वेलोसिटी की। ध्यान से सुनना मेरी बातों को। देखो, आप चैप्टर 8 में पढ़कर आए हो, वेलोसिटी का एक ही फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल्स टू, वेलोसिटी मीन स्पीड। सो स्पीड का क्या फॉर्मूला है? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो स्पीड का क्या फॉर्मूला है? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड का क्या मतलब है? डिस्टेंस ऑफ द साउंड वेव पर यूनिट टाइम। सो स्पीड ऑफ या फिर वेलोसिटी ऑफ साउंड मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल बाय साउंड वेव पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड। क्लियर? जैसे तुम मोशन चैप्टर में पढ़कर आए हो, स्पीड का यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। स्पीड की यूनिट क्या है? ये लिखी, स्पीड की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। वैसे ही वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव की यूनिट भी मीटर पर सेकेंड होगी। फॉर्मूला लिख दिया गया, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस को हम लैम्डा कहते हैं, साउंड वाले चैप्टर में डिस्टेंस को लैम्डा कहते थे, टाइम को बड़ा टी कहते थे। ठीक है, तो आपके पास जो v का फॉर्मूला आया वो क्या आया गाइस? v इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय, दिस इज लैम्डा दैट इज डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, अगर हम बात करें 1/t को हम और क्या लिख सकते हैं? 1/t को हम न्यू भी लिख सकते हैं। सो लैम्डा इंटू न्यू। सो आपके पास v के दो फॉर्मूले आ गए, लैम्डा बाय टाइम एंड लैम्डा इंटू न्यू, लैम्डा बाय टाइम एंड लैम्डा इंटू न्यू। सो इसी के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, आपको लैम्डा दे दिया जाएगा और t दे दिया जाएगा, बोलेगे चलो v निकाल के दिखाओ, वेलोसिटी निकाल के दिखाओ, फॉर्मूले में पुट करो, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही बिल्कुल सेम तरह से वो आपको फ्रीक्वेंसी दे देंगे और लैम्डा दे देंगे, बोलेगे निकाल के दिखा दो जरा v, तो तुम इस वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? वेव इक्वेशन कहते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, दिस इक्वेशन इज नोन एज वेव इक्वेशन। अब आओ देखो, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव? साउंड वेव की क्या फ्रीक्वेंसी होगी? अगर टाइम पीरियड 0.05 है
तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, दैट इज पार्ट 1 में पढ़ा था वीडियो के इस चैप्टर के पार्ट 1 में कि फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 बाय टाइम। ठीक है, अभी आपसे पूछ रहे हैं फ्रीक्वेंसी बताओ, आपको टाइम दे दिया गया है, फॉर्मूला लगाओ, v इज इक्वल्स टू 1 बाय टी, म्यू इज इक्वल्स टू 1 बाय टी, टी क्या है 1 बाय 0.05। ठीक है, बस इसके 0 हटाओ, ऊपर 100 आ जाएगा, काट दो, आंसर आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है। स्पीड ऑफ साउंड इन वेरियस मीडियम, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है स्पीड ऑफ साउंड से रिलेटेड। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, क्वेश्चन पूछते हैं स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज्यादा कहाँ होगी, एयर में सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ साउंड है, लिक्विड में सबसे ज्यादा, या फिर गैस में सबसे ज्यादा है। गैस और एयर तो सेम ही हो गया, या फिर सॉलिड में सबसे ज्यादा है। तो जल्दी बताओ बच्चों, स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज्यादा कहाँ सुनाई देती है। तुम एक सॉलिड के रूम में बैठे हो इसलिए तुमको अच्छे से मेरी वॉइस आ रही है। सो बेसिकली सॉलिड में ही सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ साउंड होती है, समझ रहे हो। जब तुम अपने भाई के पीछे स्कूटी पे बैठते हो तो भाई कुछ बोलते हैं और तुम्हें सुनाई नहीं देता, क्यों, क्योंकि एयर के अंदर स्पीड ऑफ साउंड कम हो जाती है। और रही बात लिक्विड की, लिक्विड मीडिएटर है, एयर और सॉलिड के बीच में आएगा। सबसे ज्यादा साउंड की स्पीड कहाँ है, सॉलिड्स में, उसके बाद लिक्विड एंड देन एयर, गैस। क्लियर। सो speed of sound depend on the nature of the material through which it travels. Clear है, it is slowest in gas, it is faster in liquid, it is fastest in solid. तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाती है अगर तुम टेम्परेचर बढ़ा दो। ठीक है मेरे बच्चों, अगर तुम टेम्परेचर को बढ़ा दोगे तो स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ जाएगी, याद रखना। अगर तुम ह्यूमिडिटी बढ़ा दोगे एयर के अंदर ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, सुन रहे हो, एयर के अंदर वाटर वेपर बढ़ रहा है, मतलब एयर के अंदर वाटर बढ़ रहा है, और वाटर की स्पीड ऑफ साउंड गैस से तो ज्यादा थी ना, तो जब जब ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तब तब स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगी, जब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तब तब स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगी। क्लियर। स्पीड ऑफ साउंड फास्टेस्ट है या स्लोएस्ट है एज कंपेयर टू लाइट। बच्चों लाइट की स्पीड साउंड की स्पीड से ज्यादा होती है, बस ये याद रख लो। द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर देन दैट ऑफ द साउंड। अब हम बात करते हैं सोनिक बूम की। सो सोनिक बूम का क्या मतलब है, 1 मिनट। यस गाइस, वाटर ब्रेक, वाटर पी लीजिए। देखो गाइस, आज आपकी मैम की तबीयत बिल्कुल सही नहीं है, फिर भी मैं आपको पढ़ाने आई हूँ। सो प्लीज थोड़ी शर्म करो और अच्छे से पढ़ लो, नोट्स को याद करके रखना, तुम्हारे टेस्ट लेने भी मैं स्टार्ट करूंगी। क्लियर। और सुनो मेरी बात, देखने में आ रहा है ना तो मेरी वीडियोस लाइक हो रही है ना चैनल सब्सक्राइब हो रहा है। वाई किड्स वाई? डोंट यू लाइक योर टीचर? डोंट यू लाइक द मेथड आई टीच यू? इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, प्लीज राइट योर डाउट्स ऑन द कमेंट बॉक्स, बट लाइक माई वीडियोस, सब्सक्राइब माई चैनल। क्लियर। अगर हम बात करते हैं सोनिक बूम की, तो सोनिक का मतलब है बहुत ज्यादा साउंड, मतलब अगर स्पीड ऑफ साउंड से तेज कोई और स्पीड जा रही है उसको हम सोनिक बूम कहेंगे। सुनो, अगर हम बात करें एयरक्राफ्ट की, बुलेट्स की, रॉकेट्स की, तो इनके पास सुपर सोनिक स्पीड होती है। एयरक्राफ्ट, बुलेट और रॉकेट की स्पीड एयर की स्पीड से ज्यादा होती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सुपर सोनिक स्पीड। सो सुपर सोनिक का मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज ग्रेटर देन द साउंड। अगर स्पीड ऑफ साउंड ये है, ठीक है, तो स्पीड ऑफ रॉकेट इससे भी तेज है। तो बेसिकली अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड साउंड की स्पीड से ज्यादा है उसको हम सुपर सोनिक साउंड कहेंगे। क्लियर। अब ये सोनिक बूम क्रिएट कैसे होता है? सोनिक बूम एक एक्सप्लोसिव नॉइस होती है। सोनिक बूम क्या होता है, एक बहुत तेज नॉइस होती है जो शॉक वेव की वजह से आती है, मतलब जब रॉकेट उड़ता है तो उसके अंदर से जो साउंड आती है उसकी साउंड एक नॉर्मल साउंड से बहुत तेज होती है। क्लियर। सो इट एमिट ट्रेमेंडस साउंड एनर्जी विच कैन शटर द ग्लास पेन ऑफ द विंडो। इतनी तेज साउंड होती है कि आपकी ग्लास पेन भी टूट जाएगी विंडो की।
अगर हम बात करें रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का, तो देखो मेरे बच्चों, ये आपकी साउंड आई, मैंने कुछ बोला, ऐसा साउंड वेव आई और ये रिफ्लेक्ट बैक होके वापस आ गई और दूसरों के कानों तक पहुंच गई। साउंड ऐसे आती है, रिफ्लेक्ट होती है और वापस चली जाती है। अगर यही प्रोसेस बहुत सारी साउंड वेव के साथ हो, और एक नहीं बल्कि बहुत सारी साउंड वेव आए और रिफ्लेक्ट बैक हो जाए, तो इसी प्रोसेस को हम, इसी रिफ्लेक्शन को हम एक चीज कहते हैं जिसका नाम है, आज मैं आपको दिखाई देती हूँ उसका नाम, ये देखिए गाइस, रिवर्ब्रेशन। क्या नाम है उसका? रिवर्ब्रेशन। ठीक है, तो मैंने आपको 2 मिनट में पूरा का पूरा टॉपिक ही क्लियर कर दिया है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का मतलब क्या है? जब भी एक साउंड वेव आएगी, वो किसी ऑब्जेक्ट से या फिर किसी वॉल से टकराएगी और रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ऐसे आई और ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगी और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाएगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। ठीक है, तो बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का मतलब क्या है? साउंड बाउंस बैक व्हेन इट हिट ऑन हार्ड सरफेस, और बेसिकली इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? इंसिडेंट साउंड वेव, मतलब जो साउंड वेव आएगी और जो रिफ्लेक्टिव साउंड वेव होगी वो नॉर्मल, वो एक ही प्लेन में लाई करेगा। ठीक है, अब देखो, जैसे ये इंसिडेंट आई, ये रिफ्लेक्ट गई और ये नॉर्मल है, ये सब एक ही प्लेन के अंदर लाई करेंगे। दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरी बात, जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होता है। ध्यान से देखो, ये हमारी साउंड आई, ये नॉर्मल है और ये साउंड वापस गई। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिससे वो आई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जिससे वो रिफ्लेक्ट हो रही है, वो हमेशा इक्वल होगा। क्लियर? और तो और जो आपकी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल है, वो हमेशा एक ही प्लेन पे रहता है। इतनी बात क्लियर है। अब एको क्या होता है मैम? भैया, कभी हिल स्टेशन पर जाओ और अपना नाम चिल्लाओ, अपने जीएफ का मत चिल्ला देना वरना मम्मी पापा उड़ा देंगे। ओके, सो कभी हिल स्टेशन पे जाओ, अपना नाम चिल्लाओ, तो तुमको क्या दिखेगा? वहां पे एको क्रिएट हो रही है, तुम्हारा ये नाम तुमको बार बार सुनाई दे रहा है, दैट इज नोन एज एको। सो एको कुछ नहीं है, रिपीटिशन ऑफ साउंड है। किस वजह से होती है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से होती है, उसको हम क्या कहते हैं? एको। ठीक है, तो अगर हम एको की बात करें, एको तभी क्रिएट होगा जब तुम्हारे बोलने का और साउंड वापस आने का टाइम लैग 0.1 सेकेंड से कम होगा। ये कंडीशन है। तो एको कब क्रिएट होता है? जब तुम्हारे बोलने का टाइम और साउंड के वापस आने का टाइम का जो लैग है वो 0.1 सेकेंड के बीच में हो। क्लियर? So echo is produced when sound reflected from the hard surface as soft surface tend to absorb the sound. So basically ये मेरी साउंड वेव आई और ये हार्ड सरफेस है, तभी एको क्रिएट होगा। अगर ये सॉफ्ट सरफेस हुआ तो एको क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि सॉफ्ट सरफेस साउंड को एब्जॉर्ब कर लेता है और एको हमेशा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स की वजह से होता है। तो अगर एक रफ सरफेस है, वो साउंड को रिफ्लेक्ट कर देगा और एको क्रिएट हो जाएगी। टाइम लैग होना चाहिए 0.1 से भी कम, 0.1 सेकेंड से भी कम। और ये लो, ये आपका डिस्टेंस लिखा हुआ है, इसको ऐसे ही रट लो, ऐसे ही रट लो बच्चों, और कुछ करना नहीं है तुम्हें। रोलिंग ऑफ थंडर की अगर हम बात करें, इसके अंदर बहुत सारा रिफ्लेक्शन होता है साउंड ऑफ थंडर का, रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस से, तो हमको बहुत तेज आवाजें आती है। अगर मैं रिवर्ब्रेशन की बात करूं, कितना रह गया ये चैप्टर? इधर आओ यार, 1 मिनट। हाँ, बहुत सारा चैप्टर है गाइस, बहुत सारा है। ये चैप्टर को लगेगा भाई 1 से 2 पार्ट अभी भी इस चैप्टर को लगेंगे। सो अब हम ये वीडियो एंड करते हैं। जल्दी से आप ये साउंड की सारी वीडियो देखो बच्चों। ये देखो, ये चैप्टर बड़ा है, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट आपकी क्या ड्यूटी है? एक एक लेक्चर देखते जाओ, नोट्स लर्न करो, दूसरा लेक्चर देखो, नोट्स लर्न करो। नोट्स चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखो। तब तक के लिए ओके, बाय गाइस, बाय बाय।